यूपीएससी की जर्नी में एस्पिरेंट्स यूपीएससी को डिकोड करने में लगे रहते हैं। डिकोड करने से मेरा मतलब है कि ये एनालाइज करना कि यूपीएससी किन सेक्टर्स से क्वेश्चंस पूछता है, उन सेक्टर्स या सेगमेंट्स को हम किन रिसोर्सेज से कवर कर सकते हैं। तो अगर रिसोर्सेज की बात करी जाए तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी रिसोर्सेज में आती हैं हमारी एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी से यूपीएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चंस पूछता ही रहता है। तो एनसीईआरटीज की इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू करी थी हमारी न्यूली रिलीज्ड एनसीईआरटीज की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को कवर कर चुके थे, जो सोशल साइंस की एनसीईआरटी है। उसके हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं, विच इज ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। एंड गेस व्हाट, इस चैप्टर में से भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, विच इज ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं विद द डिस्कशन कि अगर हमारा अर्थ यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हम एक ग्लोब से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम इस ग्लोब को स्पेस से देखें तो ये हमें ब्लू कलर का नजर आता है। ब्लू कलर का नजर में आने का ये रीजन है कि मोर देन 75% ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस ग्लोब और द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। तो वाटर का इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होने की वजह से ये ऊपर से हमें नीला दिखाई देता है। इसमें भी जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है, दैट इज मोर देन 70% ऑफ द पोर्शन, ये ओशंस कवर करते हैं। तो ओशंस हमारे लिए कितना ज्यादा बड़ा कंपोनेंट हो जाता है हमारे अर्थ का। दूसरा बड़ा जो कंपोनेंट हमारे अर्थ का है, वो इसको अर्थ को ऊपर से ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ये ब्राउन कलर का कंपोनेंट हमारा लैंड मास है, लैंड है। अब लैंड, अगर एक लार्ज बॉडी ऑफ द लैंड प्रेजेंट है तो उसको लैंड मास बोला जाएगा, और ये लैंड मास अगर बहुत ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है तो उसको कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो हमारे दो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ हो जाएंगे हमारा ओशन और कॉन्टिनेंट्स, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर बात करते हैं, ये जो दोनों ही कंपोनेंट्स हैं हमारे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स, ये हमारे अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आप जैसे जैसे जियोग्राफी की आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती जाएगी उसके बारे में आपको समझ में आता रहेगा। प्लस ये हमारे कल्चरल और बाकी सारे फैक्टर्स में भी बहुत ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं। देखते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हमें मैप दिया हुआ है, ये सदर्न हेमिस्फीयर का मैप दिया हुआ है। हमें पता है कि हमारे अगर ग्लोब को हम इक्वेटर से देखें तो इक्वेटर के ऊपर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लैंड मासेस हमें दिख जाते हैं, लैंड का जो एरिया है वो अच्छा खासा हमें दिख जाता है, और ये हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है और लैंड मास हमारे पास कम है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज्यादा है, लैंड कम है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लैंड का भी अच्छा खासा लैंड मास है। ऑल्दो ओशन यहाँ पे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को कंपेयर करें तो ज्यादा लैंड मास हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। देन लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज विद द ओशंस। ओशंस की बात करते हैं। ओशंस की बात करें, ऑल्दो हमारे जो जितना भी लैंड वाटर का जो सरफेस है हमारी जो ग्लोब पे प्रेजेंट है, वो सारा का सारा वाटर इंटरकनेक्टेड है, तो इसको सेपरेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी फॉर द ईज ऑफ आवर स्टडी, या इसको डिफरेंशिएट करके हम अच्छे से इसको डिफरेंशिएट कर पाए, उस बेसिस पे हमने इन ओशंस को मेजरली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच इज द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड द सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन। तो ये इन पार्ट्स 5 ओशंस में हम इनको डिवाइड करते हैं। ऑल्दो ये सारे के सारे ओशंस या सारी की सारी वर्ल्ड की वाटर बॉडीज आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहती हैं, ये बिल्कुल रियली सेपरेट नहीं है। ओशंस की अगर बात करें तो ओशंस में, क्योंकि हमारे पास ओशंस में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स प्रेजेंट हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करेंगे जो एनिमल्स को सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास है, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से, नीचे कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स होने की वजह से, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हमारे पास ओशंस में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इसको फर्टाइल बनाते हैं, जो सपोर्ट कर सके प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स को। तो इसको बोला जाता है मरीन। ओशंस या सीज से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसको बोला जाता है मरीन। अब मरीन एरियाज में जो लाइफ प्रेजेंट होगी उसको बोला जाएगा मरीन लाइफ। मरीन लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट्स जो भी उस एरिया के प्रेजेंट होते हैं उसको फ्लोरा बोला जाता है। तो ओशन की फ्लोरा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एल्गी प्रेजेंट होता है, ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर मरीन फोना जिसमें एनिमल्स आते हैं, तो उन एनिमल्स में कौन कौन से स्पीशीज आती हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिशेज, डॉल्फिन, व्हेल्स एंड काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारी लाइफ फॉर्म को ओशंस कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है।
इसी तरह से ओशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। अगर ओशंस को हमने आपको बताया कि ओशंस जो है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इनके साइज के अकॉर्डिंग अगर इनको अरेंज करें तो सबसे बड़ा हमारे पास होता है पैसिफिक ओशन, सेकंड वी हैव द अटलांटिक ओशन, थर्ड हमारा इंडियन ओशन जो इंडिया के नाम पे आया है, द ओनली ओशन ऑफ द वर्ल्ड विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इंडिया, दैट इज इंडियन ओशन। देन सदर्न ओशन जो अटलांटिक ओशन भी जिसको बोला जाता है, ये 4th नंबर पे आता है, और सबसे छोटा है हमारा द आर्कटिक ओशन जो नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आर्कटिक ओशन होता है, ये हमारा सबसे छोटा ओशन है। फिर ओशंस एंड डिजास्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम बताते हैं कि ओशंस जो हैं उनके अंदर भी डिजास्टर्स आ सकते हैं। वो डिजास्टर किस तरह के हो सकते हैं? ओशंस जो है वो मेजरली हमारे रेन का पर्टिकुलर सोर्स होता है। अगर हमारे पास ओशंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे कॉन्टिनेंट्स में रेन नहीं आएगा, तो हमारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक डेजर्ट बनकर रह जाएंगे। अगर वो डेजर्ट बन जाएंगे तो वो किसी भी लाइफ फॉर्म को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट ऑन दी अर्थ पॉसिबल नहीं होगा अगर हमारे पास ओशंस प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये रेनफॉल लाते हैं। फिर अगर बात करें कि ओशंस किस तरह से डिजास्टर्स को कोज करते हैं, विद इन दी ओशंस भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो अर्थक्वेक को कॉज कर सकती हैं। वो प्लेट्स अगर मूव करेंगी, उन प्लेट्स में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से अगर वो प्लेट्स कहीं ना कहीं मूव करती हैं तो वो अर्थक्वेक को कॉज करती हैं। ओशंस के अंदर विद इन दी ओशंस भी वोल्केनिक करप्शंस भी देखे जाते हैं, तो वोल्केनोज भी यहाँ पर आते हैं। ये दोनों फैक्टर सुनामी को कॉज कर सकते हैं। हमारी यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन आया है कि सुनामी क्या होती है, वो कैसे बनती है, क्यों बनती है, उसका एग्जाम्पल हमें इसमें बताना था। तो सुनामी की बात करें तो सुनामी होती है ह्यूज एंड पावरफुल वेव। ये आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते थे कि एक ह्यूज एंड पावरफुल वेव है, और वो किस तरीके से जनरेट होती है। उसके जनरेशन के बहुत सारे कोजेस हो सकते हैं, जिसमें से अर्थक्वेक एक कोज है, वोल्केनिक इरप्शन एक कोज है। अब क्योंकि ओशंस में वोल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे हैं, अर्थक्वेक भी हो रहे हैं, तो इसमें सुनामी भी हो सकती है। सुनामी जितनी हैवी अगर ये वेव यहाँ पे कॉज होगी तो ये सुनामी जैसे फैक्टर्स को कॉज करेगी, जिसमें बहुत सारा हमारा नुकसान हो सकता है, लाइफ फॉर्म्स जा सकती हैं, कोस्टल एरियाज हमारे सबमर्ज हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हमारा डैमेज हो सकता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो 2004 26 दिसंबर 2004 में इंडिया में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिससे हमारा बहुत सारा लैंड मास ऑफ अंडमान एंड निकोबार जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जो ये हमारी इंडियन की टेरिटरी है, यहाँ पे हमारे पास अंडमान एंड निकोबार प्रेजेंट है बे ऑफ बंगाल में। तो ये ग्रुप ऑफ टेरिटरी है, ये आइलैंड का ग्रुप है जिसका मेजर पोर्शन हमारी इस 2004 की सुनामी में अंडर द ओशन जो सबमर्ज हो गया था, तो हमने बहुत सारी टेरिटरी को इस सुनामी में लूज करा था। तो इस तरह के ये मैसिव डैमेज सुनामी जो है वो कॉज कर सकती हैं। तो ये इसका एग्जांपल हम उस क्वेश्चन में लिख सकते थे 2025 वाले क्वेश्चन में। तो इससे आपको एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि हम एनसीईआरटीज की इंफॉर्मेशन को हमारे मेंस में भी यूज कर सकते हैं। सुनामी की डेफिनेशन हमें यहाँ पे मिल गई, सुनामी के कॉजिंग फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिल गए, प्लस सुनामी का एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पर मिल गया। लेकिन सुनामी की एक सही बात यह है कि इसमें हम अर्ली वार्निंग सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इसको पहले से ही डिटेक्ट किया जा सकता है, तो हम इसके लिए अर्ली वार्निंग वहां के लोग जो प्रेजेंट है उनको दे सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडिया ने अपना भी डेवलप किया है, इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम जिसका नाम है, जिसमें इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज हैं जो इसके साथ इंडिया के साथ कॉपरेट करके इस सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा इंडिया का अपना एक बॉडी है, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी डिफरेंट डिजास्टर्स के लिए वर्क करती है, उनके प्रिवेंशन के लिए वर्क करती है, अगर वो हो चुका है तो उसको कैसे मिटिगेट करें उनके लिए वर्क करती है, तो ये सुनामी के लिए भी वर्क करती है। तो ये भी इस सेक्टर में अपना काम करती है। अब ये तो रही हमारी ओशंस की बात। नेक्स्ट हम अपना मूव करते हैं। हमने देखा था लैंड का जो बड़ा एरिया था दैट वाज लैंड मास, और एक लैंड मास बहुत बड़े एरिया में अगर स्प्रेड है तो उसको कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था कि हमारे अर्थ के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, वन इज योर ओशन एंड सेकंड इज योर कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। कॉन्टिनेंट हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब कॉन्टिनेंट्स को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होना चाहिए, ये डिफरेंट टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से डेवलप्ड हुआ है। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट आया ऑफ दी 4 कॉन्टिनेंट्स। 4 कॉन्टिनेंट्स में यूरेशिया और अफ्रीका को एक ही कॉन्टिनेंट कंसिडर किया, क्योंकि यूरोप और एशिया की बाउंड्रीज आपस में मर्ज नजर आती हैं। उसी तरीके से यूरोप और अफ्रीका की बाउंड्रीज आपस में मर्ज नजर आती हैं, और अमेरिकाज में भी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आपस में इंटरकनेक्टेड है वाया द पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा, देन अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। फिर 5 कॉन्टिनेंट्स का कंसेप्ट आया। यहाँ पे हमारे अफ्रीका और यूरेशिया को डिफरेंशिएट कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। 6 कॉन्टिनेंट्स के केस में अमेरिकाज को डिफरेंट कर दिया गया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को डिफरेंट कर दिया गया, और 7 कॉन्टिनेंट्स का कंसेप्ट आया जहां पे यूरेशिया को डिफरेंशिएट करके यूरोप और एशिया में डिफाइन कर दिया गया। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स का कंसेप्ट सबसे ज्यादा चलने वाला है, जो आज भी रेलिवेंट कंसिडर किया जाता है, जिसको आज भी मान्यता प्राप्त है।
तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद आवर ओलंपिक रिंग्स। जो 5 रिंग्स ओलंपिक्स में प्रेजेंट होती हैं, ये सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स को ही दिखाती हैं। ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड दिखाए जाते हैं टू टेल कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे हमारे ओशंस आपस में इंटरकनेक्टेड थे, वैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स भी कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फिर बात करते हैं अबाउट द आइलैंड्स। आइलैंड्स एक लैंड मास ही है, लेकिन ये लैंड मास इतना ज्यादा नहीं है कि इसको एक कॉन्टिनेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। ये अपने चारों तरफ सीज से या वाटर बॉडी से ये कवर्ड होता है। अब वाटर बॉडी से हमारी कंट्रीज भी कवर हो सकती हैं, बट वो हर एक साइड से अपनी वाटर बॉडी से या तो कवर्ड नहीं है, या वो लैंड मास इतना ज्यादा स्मॉल नहीं है कि हम उसको आइलैंड डिक्लेयर कर दें। इसलिए आइलैंड और कॉन्टिनेंट्स आपस में डिफरेंशिएटेड होते हैं। आइलैंड्स की बात करें तो हमारे पास भी आइलैंड्स तो ग्रुप ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें हमारी ग्रीनविच मेरिडियन पास ऑन होती है, जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर के टॉप पे प्रेजेंट है, दैट इज ग्रीनलैंड। तो ये हमारा लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया के पास भी मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स प्रेजेंट है, और ये जो आइलैंड्स है ये 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ये हमारी इंडिया की सदर्न इंडिया की टेरिटरी है। यहाँ पे हमारे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स प्रेजेंट है। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में हमारे ये मोर देन 1300 आइलैंड्स इंडिया के सिचुएटेड है। और हमारा जो सबसे नीचे जो प्रेजेंट है हमारे पूरे ग्लोब के सदर्न मोस्ट कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है, दैट इज अंटार्कटिका। इसमें यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट ऑल्दो नहीं पाया जाता, फिर भी विद टाइम टू टाइम जो डिफरेंट कंट्रीज है वो अपने रिसर्च स्टेशन वहां पे स्टैब्लिश करती रहती हैं, ताकि वहां की कंडीशंस को वो स्टडी कर पाए। इसी तरीके से इंडिया ने 1981 में अपना इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम चलाया था, और 1983 में उसके तहत इंडिया में अपनी फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन वहां पे स्टैब्लिश किया था, विच वाज दक्षिण गंगोत्री। और भी इंडिया की रिसर्च स्टेशन यहाँ पे है, और कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन भी यहाँ पे हैं, जिससे ये अपनी स्टडीज को कंडक्ट करती रहती है। अब हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज ओशंस एंड लाइफ। ओशन की केस में हमने आपको बताया था कि जो ओशंस है वो हमारे कॉन्टिनेंट्स में रेन कोज कराने का एक मेजर फैक्टर है। अगर ओशंस हमारे पास प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे कॉन्टिनेंट्स डेजर्ट बन जाएंगे, और यहाँ पे हमारी लिवेबल कंडीशंस नहीं रह पाएंगी। ह्यूमन सेटलमेंट कॉन्टिनेंट्स पे आएंगे, ओशंस की एब्सेंस के केस में यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओशंस जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशंस फ्लोरा, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड प्लैनेट्स लंग्स। ये हमारी यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2025 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ये थी 3 स्टेटमेंट में से। तो आप देखिए कि ये स्टेटमेंट हमारी इस बुक से पूछी गई है, हमारी एनसीईआरटी से पूछी गई है। तो ये हमें दिखाता है हमारी इस बुक की इंपॉर्टेंस को। और भी ओशंस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ये माइग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सी रूट से जो पुराने लोग हैं वो अपनी माइग्रेशन को कंसिडर करते थे, आज भी हमारे ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ओशंस। हमें फूड प्रोवाइड करवाते हैं, फिशिंग एक्टिविटीज के लिए हमें ग्राउंड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बहुत सारी हमारी ये कल्चरल फैक्टर्स के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूएन ने भी 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे डिक्लेयर कर रखा है, ताकि हम इसमें जो डिग्रेडेशन हो रहा है, ओशंस जो हम रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, जो ओशंस में हम जो अपनी वेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, वेस्ट फेंक देते हैं, उससे हम जो ओशंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए यूएन ने 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे अनाउंस कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आप इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।